इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th के पॉलिटी का हम लोग कुल 3 चैप्टर पढ़ेंगे। और देखिए इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसमें कुल 3 चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए तीसरा जो चैप्टर है इसका नाम है चुनावी राजनीति। देखिए चौथा चैप्टर संस्थाओं का कामकाज। और देखिए जो 5वां चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार। तो हम लोग इन तीनों चैप्टर को इस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर तीसरा जो चैप्टर है इसका नाम है चुनावी राजनीति। अब देखिए यहाँ पर जो आप लोगों को यह पहला ही लाइन दिखाई दे रहा है, एग्जाम में देखिए बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए लिखा है कि पहला पॉइंट, राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। जब आप लोग बीपीएससी टीआरई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें पूछा गया है कि न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए चौधरी देवीलाल ने किया था, याद रखिएगा। और लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। देखिए ये भी पूछ सकता है कि चौधरी देवीलाल ने किस पार्टी का गठन किया था, तो लोक दल नामक पार्टी का गठन किया गया था। विधानसभा चुनाव में 90 सीटों में से 76 पर सीट जो है जीत मिली। और देखिए लोक दल को अकेले ही 60 सीटें मिली। देखिए यह जो है यह हरियाणा राज्य से संबंधित है, लेकिन जो चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति, तो एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे इसमें कई राज्यों के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर यह हरियाणा राज्य से इनका संबंध है, चौधरी देवीलाल का, आप लोग इतना याद रखिएगा। और देखिए 1991 में देवीलाल हार गए और कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो देखिए थोड़ा हरियाणा के बारे में बताया गया, वहाँ के जो प्रमुख नेता हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा के 543 सीटों पर चुनाव होता है, 543 है। और देखिए पंचायतों की तरह ही संसद और विधानसभाओं में भी वर्ष 2023 में 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। और देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, महिला आरक्षण अधिनियम 2023, देखिए कुछ अधिनियम है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। यही आप लोग याद रखिएगा कि पंचायतों की तरह ही संसद और विधानसभाओं में भी वर्ष 2023 में 1/3 यानी 33% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, इतना याद रखिएगा। और देखिए हमारे देश में 18 वर्ष उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम में यह सब प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा कि हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर के उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। और देखिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ये कहाँ पर है 25 वर्ष, देखिए लोकसभा में यहाँ पर यह दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब देखिए दोस्तों एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया। पूछेगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था, तो 1971 में दिया गया था। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन देखिए यदि आप लोग को बढ़िया लगेगा तो जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए अभी आप लोग जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, और आप लोग देखिए पढ़ेंगे तो बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। और हम जो है आप लोगों को एकदम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जिन चैप्टर से, उन सबका देखिए हम नोट्स के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। जब आप लोग बीपीएससी टीआरई का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे वहाँ पर आप लोग यहाँ यही सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इनको पढ़िए और देखिए और शेयर भी करते रहेगा अगर आप लोग की इच्छा करेगा तो। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। तो पूछेगा कि लोकतंत्र बचाओ का नारा कब दिया गया, 1977 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। और देखिए वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया, भी याद रखिएगा। पूछ लेगा कि जमीन जोतने वाले को नारा कौन दिया था, किस पार्टी के लोगों ने, तो वामपंथी दलों ने 1977 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में। आगे देखते हैं। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था, ये भी याद रखिएगा। और देखिए लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं किया जा सकता है।
तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में जो है 25 लाख और देखिए विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं किया जा सकता। और देखिए नीचे लिखा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में सरकार ने करीब 3500 करोड़ खर्च किया था। और यहाँ पर देखिए लिखा कि हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में देखिए पूछा गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यह चैप्टर हम लोग इतने कम टाइम में कवर कर चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए इसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। अब देखिए इसमें जो आप लोग ये पहला पॉइंट देख रहे हैं, जब आप लोग बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम हुआ उसमें देखिए यही प्रश्न पूछा गया था। अब देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखिए भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दूसरा पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1979 में। और देखिए इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। तो बीपी मंडल की अगुवाई में जो 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया है और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आरक्षण से संबंधी मुकदमों को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है, भी याद रखिएगा। पूछ लेगा इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला जो है किससे संबंधित है, तो आरक्षण से संबंधित है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। और देखिए दुनिया भर की संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। देखिए यहाँ से 3 प्रश्न आप लोग को तैयार हो गया है। देखिए संसद का क्या काम है, पहला तो कानून बना सकती है, दूसरा मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है और तीसरा जो है कि मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। तो देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। याद रखिएगा जो राष्ट्रपति होता है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। तो याद रखिएगा हमारे देश में प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं हम लोग उन्हीं का मतदान करते हैं, तब वहाँ पर सदस्य में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते, केवल बहुमत दल के पार्टी के नेता को। देखिए जो हमको बताएं वही दिया है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और किसे करते हैं, जो बहुमत दल के पार्टी का नेता होता है उसी को करते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदन चुना जाना जरूरी है। देखिए एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया, एक बार रिपीट कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। राष्ट्रपति के बारे में देख लीजिए। देखिए एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकृत अधिक होता है। और देखिए राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। तो देखिए लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम केवल अलंकारिक के लिए होता है। तो देखिए दोस्तों यही चैप्टर खत्म हो चुका है। हम लोग पढ़ेंगे 5वां चैप्टर, जो क्लास 9 के पार्ट का देखिए अंतिम चैप्टर है। इसको देख लेते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की। और देखिए 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखमाला लिखी। और देखिए भारत सरकार ने सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेज को इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के प्रति जो था अनादर का भाव दिखाया गया और इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है।
तो देखिए एग्जाम में इस चैप्टर से यही प्रश्न बन सकता है। एक तो पी साईनाथ के बारे में पूछ लेगा, दलितों के बारे में या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ कौन जो है अपने अखबार निकाले थे, तो 1999 में पी साईनाथ। और देखिए एक ये पूछ लेगा कि सलमान रुश्दी का कौन सा किताब है, तो सैटेनिक वर्सेस याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग इतने कम टाइम में जो है एनसीईआरटी के कुल 3 चैप्टर को हम लोग पॉलिटी के कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अब अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।